नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। गर्मी की छुट्टियां शुरू होते हैं घर का माहौल थोड़ा बदल गया था। आंगन में खेलती छोटी आर्या बार बार अपनी माँ संध्या से नानी के घर जाने की जिद कर रही थी, लेकिन इस बार उसके साथ शारदा जी के चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि चिंता साफ दिखाई दे रही थी। तभी दरवाजे पर घंटी बजी और सामने संध्या का भाई विकास खड़ा था। उसे देखते ही शारदा जी हल्की मुस्कान के साथ बोली, बहू, तुम्हारा भाई तुम्हें लेने आया है, इसीलिए मैं कुछ नहीं कह रही। नहीं तो तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि अब वहां पहले जैसी बात नहीं रही। यह सुनते ही संध्या का चेहरा उतर गया। तभी 8 साल की आर्या मासूमियत से बोली, दादी, आप हर बात पर रोक टोक क्यों करती हैं? हम हर साल नानी के घर जाते हैं ना, फिर इस बार क्यों नहीं? आर्या की बात सुनकर शारदा जी कुछ पल के लिए खामोश हो गई। वह उसे कैसे समझाती कि पहले वहां उसकी नानी का प्यार था, लेकिन अब वह घर नानी का नहीं मामा मामी का हो चुका था और उनके स्वभाव को शारदा जी बहुत अच्छी तरह जानती थी। इसीलिए वह बहू को मायके भेजने से डर रही थी। लेकिन अब जब विकास खुद लेने आ चुका था तो वह मना भी नहीं कर सकी। जाते जाते उन्होंने संध्या का हाथ पकड़कर कहा, बहू, अगर वहां कोई भी परेशानी हो तो बस एक फोन कर देना, अमित तुरंत तुम्हें लेने आ जाएगा। और हाँ, ये कुछ पैसे रख लो। आर्या का कुछ खाने का मन करे या तुम्हें कुछ खरीदना हो तो किसी का मुंह मत देखना। अब वहां तुम्हारी माँ नहीं है जो बिना कहे तुम्हारी हर जरूरत समझ जाए। अपने और बच्ची का ध्यान रखना। सास की बातें सुनकर संध्या की आंखें भर आए। तब शारदा जी मुस्कुराकर बोली, मैं भी एक माँ हूँ बहू। मुझे पता है, माँ के रहते बेटी मायके खाली हाथ भी चली जाए तो किसी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ माँ का राज होता है। लेकिन अब वहाँ भैया भाभी का घर है, इसीलिए सबके लिए मिठाई, फल और बच्चों के लिए सामान लेकर जाना, ताकि किसी को कुछ कहने का मौका ना मिले। यह कहकर उन्होंने संध्या को विदा कर दिया। उधर रास्ते में विकास ने अपनी पत्नी रीना को फोन करके बताया कि वह संध्या को लेकर घर आ रहा है। यह सुनते ही रीना और उसकी देवरानी पूजा दोनों का मूड खराब हो गया। पूजा तुरंत बोली, दीदी, आपके पति तो बिना पूछे कोई काम नहीं करते थे ना, फिर आज अचानक बहन को लेने कैसे चले गए? उसकी बात सुनकर रीना भी गुस्से में बोली, क्या करूं? मुझे क्या पता था कि ऑफिस जाने के बहाने बहन को लेने निकल जाएंगे। हर साल गर्मी की छुट्टियां हमारे लिए आफत बन जाती है। अब तो संध्या को भी समझना चाहिए कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, फिर कैसा मायका? तभी पूजा को याद आया और वह बोली, 2 दिन पहले आर्या अपने बड़े मामा से फोन पर कह रही थी कि उसकी छुट्टियां पड़ गई है और उसे नानी के घर जाना है। यह सुनकर रीना ताना मारते हुए बोली, नानी का घर? अब वहां कौन सी नानी रहती है? जब नानी ही नहीं रही तो नानी का घर कैसा? जरूर यह सब संध्या का ही किया धरा होगा। उसी ने अपनी बेटी को सिखाया होगा कि मामा को फोन करके बुलाओ, नहीं तो इतनी छोटी बच्ची को क्या समझ है? रीना ने चिढ़ते हुए कहा। यह सुनकर पूजा भी तुरंत बोली, सही कह रही हो दीदी, यह सब संध्या का ही किया धरा है। अरे, जब तक माँ थी तब तक ठीक था, लेकिन अब तो उसे भी समझना चाहिए कि भाभीियों के भी मायके होते हैं, उन्हें भी अपने मायके जाना होता है, उनके बच्चों की भी छुट्टियां पड़ती है। देखो ना, मैं खुद इस बार अपने मायके जाने की तैयारी कर रही थी। पूजा की बात सुनकर रीना ने लंबी सांस लेते हुए कहा, अरे छोटी, सिर्फ तुम ही नहीं, मैंने भी सोचा था कि इस बार गर्मी की छुट्टियों में आराम से अपने मायके में कुछ दिन बिताऊंगी, लेकिन अब तो सारी योजना पर पानी फिर गया। महारानी जो आ रही है। इतना कहकर दोनों किचन में चली गई और खाना बनाते हुए
संध्या और उसकी बेटी आर्या को कोसने लगे। लगभग 1 घंटे बाद विकास संध्या और आर्या को लेकर घर पहुंचा। चाय पानी होने के बाद विकास ने रीना से कहा, रीना, जल्दी से संध्या और आर्या के लिए खाना लगा दो। सुबह से निकले हुए हैं, बच्ची को भूख लगी होगी। तभी आर्या मासूमियत से विकास से लिपटते हुए बोली, हाँ मामू, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। फिर वह रीना की तरफ देखकर बोली, मम्मी, खाने में क्या बनाया है? आर्या की बात सुनकर रीना मन ही मन चिढ़ गई, लेकिन चेहरे पर मुस्कान लाते हुए बोली, जो भी बनाया है बेटा, अभी तुम्हारे सामने रख देती हूँ, फिर खुद ही देख लेना। इतना कहकर वह किचन में चली गई। तभी आर्या ने संध्या से कहा, मम्मी चलो ना, तब तक हम अपना बैग नानी के कमरे में रख देते हैं। जैसे ही संध्या अपनी माँ के कमरे की तरफ बढ़ी, पीछे से पूजा ने तुरंत टोका, अरे संध्या, उधर मत जाओ। अब वह माँ जी का कमरा नहीं रहा, हमने उसे बच्चों का स्टडी रूम बना दिया है। बच्चे बड़े हो रहे हैं, पढ़ाई भी कठिन होती जा रही है, इसीलिए उन्हें अलग कमरे की जरूरत थी। पूजा की बात सुनकर संध्या सब समझ गई, लेकिन मासूम आर्या को कुछ समझ नहीं आया। उसे तो बस इतना याद था कि हर बार नानी के घर आने पर वह नानी की अलमारी में अपने कपड़े रखती थी, इसीलिए वह मासूमियत से बोली, ठीक है मामी, तो मैं नानी की अलमारी में अपने कपड़े रख दूंगी। जैसे ही वह आगे बढ़ी, पूजा ने फिर रोकते हुए कहा, अरे नहीं बेटा, नानी की अलमारी भी खाली नहीं है, उसमें अब हमारा सामान रखा है, और वैसे भी 2-4 दिन की ही तो बात है, कपड़े बैग में ही रहने दो, बैग हम कहीं भी रख देंगे। फिर वह बोली, कमरे कम है बेटा, समझने की कोशिश करो, रात में हॉल में गद्दे लग जाएंगे, तुम दोनों वहीं सो जाना। यह सुनते ही आर्यन तुरंत बोली, नहीं मम्मी, हम हॉल में नहीं सोएंगे, हम तो नानी के कमरे में ही सोएंगे और दीदी भैया के साथ खेलेंगे भी। आर्या की बात सुनकर पूजा हल्का सा मुस्कुराई और बोली, नहीं बेटा, अब पहले जैसी बात नहीं रही, तुम्हारी दीदी भैया बड़े हो गए हैं, उन्हें पढ़ाई के लिए अलग कमरा चाहिए। और संध्या, तुम्हारी बेटी अब इतनी भी छोटी नहीं है कि हर बात पर उसे सिर पर चढ़ाया जाए। देखना, कल को यही आदत तुम्हें भारी पड़ जाएगी। इतना कहकर पूजा भी किचन में चली गई। संध्या चुपचाप सब देखती और सुनती रही। उसे अपने ही मायके में अब वह अपनापन महसूस नहीं हो रहा था। पहले ही दिन उसे भाभियों के व्यवहार में आया फर्क साफ दिखाई देने लगा था। खैर, अगले दिन सुबह जब आर्या नाश्ता करके उठी तो वह अपने मामा मामी के बच्चों को ढूंढने लगी, लेकिन उसे पता चला कि सभी बच्चे नाश्ता करके अपने अपने कमरों में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। कल से आई हुई आर्या अभी तक अपने मामा मामी के बच्चों से ठीक से मिल भी नहीं पाई थी। फिलहाल वह चुपचाप अपनी माँ संध्या के साथ नाश्ता करके बैठ गई। थोड़ी देर बाद जब वह नहाने के लिए बाथरूम में गई तो वहां भी कुछ नहीं था, ना साबुन, ना शैम्पू और ना ही कपड़े धोने का सर्फ। तब वह मासूमियत से जाकर पूजा मामी से बोली, मामी, बाथरूम में साबुन नहीं है, पूरा बाथरूम खाली है, एक साबुन दे दीजिए ना, मुझे नहाना है। आर्या की बात सुनकर पूजा ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, अरे आर्या, तुम अपना साबुन शैम्पू नहीं लेकर आई क्या? तुम सबका साबुन इस्तेमाल करती हो क्या? हमारी बेटियां तो किसी का सामान यूज नहीं करती, सब बड़े हो गए हैं, सबका अपना अलग साबुन और शैम्पू है। जो चीज जिसका इस्तेमाल करता है वही लेकर बाथरूम जाता है और वापस रख देता है। अब हमें क्या पता कि तुम कौन सा साबुन लगाती हो? अपने हिसाब से तैयारी करके आना चाहिए था ना। तभी रीना भी वहां आकर बोली, और वैसे भी अभी तो कल ही आई हो तुम, बाल धोकर नहीं आई क्या? जो आते ही साबुन और शैम्पू मांगने लगी। दोनों की बातें सुनकर आर्या सहम गई।
तभी दरवाजे के पीछे खड़ी संध्या अपनी दोनों भाभियों की बातें सुन रही थी। अपनी छोटी सी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार देखकर उसकी आंखें भर आई। मन ही मन वह खुद से कहने लगी, इसीलिए मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी, इसीलिए बार बार मना कर रही थी, लेकिन इस बच्ची ने मेरी एक नहीं सुनी। फिर खुद को संभालते हुए उसने तुरंत आवाज लगाई, आर्या इधर आओ। माँ की आवाज सुनते ही आर्या बाहर आई। उसकी आंखों में आंसू देखकर संध्या का कलेजा फट गया। उसने प्यार से पूछा, क्यों गई थी वहां? तुम्हें कुछ चाहिए था तो मुझसे मांग लेती। फिर उसने पैसे निकालकर उसके हाथ में रखते हुए कहा, यह लो पैसे और जाकर साबुन ले आओ, और खबरदार आइंदा से अगर कुछ भी चाहिए हो तो मुझसे मांगना, अपनी मामियों से नहीं। यह सुनते ही आर्या रोते हुए बोली, मम्मी चलो ना, हम अपने घर चलते हैं, अब मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। मामी सही कह रही थी, यह अब मेरी नानी का घर नहीं रहा, इसीलिए यहाँ कोई मुझसे प्यार भी नहीं करता। मैं कल आई हूँ और अभी तक दीदी भैया मुझसे मिलने भी नहीं आए। मामियाँ मुझे उनके कमरे तक नहीं जाने देती। मैं अकेले बोर हो रही हूँ, किसके साथ खेलूं? फिर वह मासूमियत से बोली, मम्मी दादी ने कहा था ना कि जब मन करे वापस आ जाना। चलो ना, पापा को फोन करते हैं, पापा हमें शाम को लेने आ जाएंगे। बेटी की बातें सुनकर संध्या खुद को रोक नहीं पाई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने भारी आवाज में कहा, हाँ बेटा, पापा को फोन कर लो, क्योंकि मैं अपनी बेइज्जती सह सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी नहीं। अब तो तुम्हें समझ आ गया ना कि दादी तुम्हें यहाँ आने से क्यों मना कर रही थी। अब यह तुम्हारा ननिहाल नहीं रहा बेटा, अब यहाँ तुम्हारी नानी नहीं रहती, यह अब सिर्फ तुम्हारे मामा मामी का घर है। इतना कहते हुए संध्या रो पड़ी। कुछ देर बाद मौका देखकर वह रीना और पूजा के पास गई और दुखी स्वर में बोली, भाभी यह क्या तरीका था एक छोटी बच्ची से बात करने का? उसने सिर्फ एक साबुन ही तो मांगा था। संध्या की बात सुनकर रीना तुरंत चिढ़कर बोली, वाह संध्या, हमने ऐसा क्या कह दिया उसे? बस यही ना कि साबुन खत्म हो गया है और तुम्हारे मामा आएंगे तो मंगवा देंगे, इसमें कौन सी गलत बात हो गई? तभी पूजा भी बीच में बोल पड़ी, देखो संध्या, बुरा मत मानना, लेकिन तुम अपनी बेटी को कुछ ज्यादा ही सिर पर चढ़ाकर रख रही हो। दिन पर दिन बड़ी हो रही है, पराया घर जाना है, यही शिक्षा दोगी ना तो एक दिन ससुराल छोड़कर मायके में ही बैठ जाएगी, ना खुद का घर बसा पाएगी, ना किसी का बसने देगी। लड़की है, जरा लगाम लगाकर रखो, फालतू में बेटी की बातों में मत सुनो, राई का पहाड़ मत बनाओ। हमारी भी बेटियां हैं, देख लो, कभी उनकी आवाज़ नहीं निकलती, और तुम्हारी इतनी छोटी सी बेटी हमसे जुबान लड़ाती है। अरे अभी समझ जाओ, समय रहते इसके पर काट दो, नहीं तो बाद में पछताओगी। तभी संध्या गुस्से में बोली, बस भाभी बस, अब एक शब्द और नहीं। मेरी बेटी कैसी है और कैसी नहीं यह मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आप लोग होती कौन है मुझे यह बताने वाली कि मैंने उसे कैसे संस्कार दिए हैं? पहले अपने संस्कार देखो, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कैसे संस्कार दिए हैं, जो तुम्हें सास और ननंद से बात करने की तमीज तक नहीं है। एक छोटी सी बच्ची से ठीक से बात करना नहीं आता और तुम मेरी बेटी को संस्कार सिखाओगे? मैं अब तक चुप थी क्योंकि रिश्ता था और मैं लिहाज कर रही थी, लेकिन शायद तुम लोग उस इज्जत के लायक ही नहीं हो। मैं शांत हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि मैं कमजोर हूँ। मैं भी इस घर की बेटी हूँ। जितना हक तुम लोगों का इस घर पर है, उतना ही हक मेरा भी है। अभी चाहूँ तो इसी वक्त इस घर के आधे टुकड़े करवा सकती हूँ और किसी में दम नहीं होगा मुझे रोकने का। और पूजा भाभी, तुम क्या कह रही थी?
कि इस घर में सब लोग अलग अलग साबुन इस्तेमाल करते हैं? तुम्हें इस घर में आए 10 साल हो गए, लेकिन मैंने तुम्हें कभी अलग साबुन लगाते नहीं देखा। और आज मेरी माँ के जाने के बाद सबके अलग अलग साबुन, फेस वॉश और क्रीम पाउडर हो गए। अगर इतने ही अमीर हो गए हो तो बाथरूम में एक साबुन अतिरिक्त रखने से कौन सी गरीबी आ जाती? उस छोटी सी बच्ची को इतना सुनाने की क्या जरूरत थी? साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि तुम्हें हमारा यहाँ आना पसंद नहीं है? सच बताऊं तो मैं भी यहाँ आना नहीं चाहती थी, लेकिन हर साल की तरह आर्या जिद कर रही थी, इसीलिए उसका मन रखने के लिए चली आई। सोचा था बच्ची खुश हो जाएगी, लेकिन अब वह सपने में भी तुम लोगों की शक्ल नहीं देखना चाहेगी। संध्या गुस्से में इतनी तेज आवाज में बोल पड़ी थी कि उसकी आवाज सुनकर आसपास की 2-3 औरतें भी वहां इकट्ठा हो गई। तभी जमुना काकी ने आकर पूछा, अरे संध्या बेटा, क्या हुआ? तुम इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हो? जमुना काकी को देखते ही संध्या की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह रोते हुए बोली, काकी देखो ना, इन दोनों औरतों को कितनी मतलबी, चालाक और मक्कार है। मेरी माँ को गए अभी 1 साल भी नहीं हुआ और पहली बार मेरी बेटी इनके राज में यहाँ आई थी, लेकिन इन्होंने मेरी बच्ची से इतनी बुरी तरह बात की कि वह रो पड़ी। 10 दिन रुकने आई थी, लेकिन अब आज ही वापस जाने की जिद कर रही है। इसके बाद संध्या ने वहां खड़ी सभी औरतों को रीना और पूजा की सारी हरकतें बता दी और रोते हुए बोली, चाची, काकी, ताई जी, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इन दोनों औरतों पर कभी भरोसा मत करना। ये दोनों बहुत मतलबी इंसान हैं। मैं आज यहाँ से जा रही हूँ और शायद अब इस घर में कभी लौटकर नहीं आऊंगी, क्योंकि जब माँ ही नहीं रही तो मायका कैसा? और भाभी, आप लोग यह बात याद रखना, आपकी माँ भी कोई अमृत पीकर नहीं आई है। एक ना एक दिन वह भी इस दुनिया से जाएगी। फिर सोचिएगा कि आपके मायके में आपके साथ क्या होगा। यह कहकर संध्या गुस्से और आंसुओं के साथ आर्या का हाथ पकड़कर वहां से चली गई। इधर जमुना काकी और मोहल्ले की बाकी औरतों ने रीना और पूजा को खूब खरी खोटी सुनाई। सबने उन्हें रिश्तों की अहमियत, परिवार का सम्मान और समाज में व्यवहार का महत्व समझाया। संध्या तो वहां से चली गई, लेकिन जाते जाते दोनों भाभियों को पूरे मोहल्ले के सामने शर्मिंदा कर गई थी। अकेले में तो रीना और पूजा शायद संध्या को जवाब दे देती, लेकिन सबके सामने वह यह भी नहीं कह पा रही थी कि उन्हें उसका आना पसंद नहीं था। उधर ससुराल पहुंचते ही संध्या दौड़कर अपनी सास शारदा जी के गले लग गई और फूट फूट कर रोते हुए बोली, माफ कर दीजिए माँ जी, आपने मुझे बहुत समझाया था कि मत जाओ, लेकिन मैं ही नहीं मानी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे वहां जाना ही नहीं चाहिए था। संध्या को रोता देख शारदा जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, कोई बात नहीं बहू, एक माँ चली गई तो क्या हुआ, एक माँ अभी भी तुम्हारे साथ है। मैं हूं ना। अब हर साल गर्मियों की छुट्टियों में हम कहीं घूमने जाया करेंगे। बीती बातों को यहीं खत्म करो और अपने परिवार पर ध्यान दो। वैसे भी यही जिंदगी की सच्चाई है बेटा, एक दिन हर इंसान को इसका सामना करना ही पड़ता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या संध्या ने अपनी भाभियों को सही जवाब दिया या उसे रिश्तों की खातिर चुप रहना चाहिए था? और क्या सच में माँ के जाने के बाद मायके का अपनापन बदल जाता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर
मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।